Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो इसका चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक जिसे अशोक मित्रन ने लिखा है उसकी क्वेश्चन आंसर कवर करने जा रहे हैं. सो कमिंग डायरेक्टली टू आवर क्वेश्चन आंसर, हु इज़ द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक? पोएट्स एंड पैनकेक इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? अशोक मित्रन, तमिल राइटर, इज़ द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक. एक तमिल राइटर हैं अशोक मित्रन, वो ही इस लेसन पोएट्स एंड पैनकेक के लेखक हैं. वाई डिड द लीगल एडवाइज़र लॉस हिज जॉब इन द जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो के लीगल एडवाइज़र यानी कि कानूनी सलाहकार की नौकरी कैसे छूटी, कैसे ख़त्म हुई उनकी नौकरी? द लीगल एडवाइज़र वर्कड इन द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो. तो जो लीगल एडवाइज़र थे जेमिनी स्टूडियो के स्टोरी डिपार्टमेंट यानी कि कहानी विभाग में काम करते थे, विच वॉज लेटर क्लोज्ड बाय द बॉस, जो बाद में वहाँ के बॉस ने उस स्टोरी विभाग को बंद कर दिया. सो इन दिस वे द लीगल एडवाइज़र लॉस हिज वे. तो स्टोरी विभाग के बंद होने के कारण हमारे लीगल एडवाइज़र जो कि स्टोरी विभाग में ही काम करते थे उनकी जॉब भी ख़त्म हो गई. व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ द शट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट? स्टोरी विभाग के बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं? द स्टोरी डिपार्टमेंट वॉज comprised of many poets and writers and also a lawyer with them. तो कहानी विभाग जो था, इस विभाग में कई कवि, लेखक और एक कानूनी सलाहकार भी काम करते थे. बट लेटर इट वॉज क्लोज्ड. लेकिन बाद में इस कहानी विभाग को, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया. द पॉसिबल रीज़न फॉर द शटिंग डाउन ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट मे बी इट्स यूजलेसनेस. तो इस स्टोरी डिपार्टमेंट के बंद होने का जो प्रमुख कारण था वो इसकी अनुपयोगिता थी और अनबियरेबल एक्सपेंसेस, या हो सकता था कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे हों कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता हो. एंड रेगुलर सैलरी ऑफ द मेंबर्स, और वहाँ स्टोरी विभाग में जितने कर्मचारी थे उनको नियमित रूप से वेतन भी देना पड़ रहा था. तो एक तो स्टोरी डिपार्टमेंट की कोई उपयोगिता नहीं थी, उसके खर्चे ज़्यादा थे और उनके मेंबर्स को रेगुलर सैलरी भी देना पड़ रहा था. ये सब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था और मिल क्या रहा था, एंड लेस आउटपुट इन रिटर्न, बदले में कुछ भी उससे हासिल नहीं हो रहा था. तो इन्हीं सब कारणों से स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया. What do you understand by the fiery misery of those subjected to makeup? तो लेखक का मेकअप करने वाले लोगों के प्रचंड कष्ट से क्या आशय है ना? फायरी मिजरी, ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ, फायरी मिजरी यानी कि आग की तरह जलते हुए जो कष्ट है उससे क्या आशय है. The makeup room was glowed by many incandescent lights. जो मेकअप रूम था वो कई जगमगाती हुई रोशनी वाले लैंप से दमकता रहता था, which produced very fiery heat. और ये प्रचंड ऊष्मा वाली गर्मी पैदा करते थे. Artists had to face that extreme heat as they had to sit there for makeup. तो वहाँ जो आर्टिस्ट थे जो मेकअप करवा रहे होते थे उन्हें इसी भीषण गर्मी में बैठ करके मेकअप करवाना पड़ता था. They were pitiful and could not do anything in this regard. उनकी स्थिति मेकअप के समय बहुत ही दयनीय रहती थी, लेकिन क्या करें बेचारे, कुछ कर नहीं सकते थे इस संबंध में. What was the poet's
प्रीकंसीव्ड आइडिया अबाउट कम्युनिस्ट। तो साम्यवाद के बारे में कवि के पूर्व कल्पित विचार क्या थे? द पोएट ओपिन दैट द कम्युनिस्ट वर हार्टलेस एंड गॉडलेस पर्सन्स। हार्टलेस एंड गॉडलेस यानी कि ऐसे व्यक्ति जो हृदयहीन हैं और जो ईश्वरहीन हैं, है ना। तो पोएट के कंसेप्ट के अनुसार, विचार के अनुसार कम्युनिस्ट कैसे व्यक्ति थे? हृदयहीन और ईश्वरहीन व्यक्ति थे। दे डिड नॉट लव देयर वाइफ, चिल्ड्रेन एज वेल एज देयर रिलेटिव। तो ये जो लोग होते हैं ये अपनी न पत्नी से प्यार करते, न बच्चों से प्यार करते और न ही अपने किसी रिश्तेदार से प्यार करते। दे वर ऑलवेज रेडी फॉर वायलेंस एंड टू टीज द इनोसेंट पीपल। ये हमेशा हिंसा और निर्दोष लोगों को सताने के लिए तत्पर रहते थे, बिल्कुल तैयार रहते थे। हु वॉज ग्रेटा गार्बो? ग्रेटा गार्बो कौन थी? ग्रेटा गार्बो वॉज ए स्वीडिश एक्ट्रेस। ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश अभिनेत्री थी हु रिसीव्ड ऑनरेरी ऑस्कर फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंसेस। तो ग्रेटा गार्बो जो स्वीडिश अभिनेत्री थी, इन्होंने अपने अविस्मरणीय स्क्रीन प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पाया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें सबसे खूबसूरत महिला माना था। हु एवर लिव्ड एंड वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री। और ये जब तक जीवित रहीं इन्हें सबसे अच्छी मूक अभिनेत्री होने का वोट इनको मिलता रहा। Why do you infer the Robert Clive from the text? तो इस टेक्स्ट के, इस लेसन के द्वारा आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या जानकारी निकाल रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु ओन्ड मैनी बिल्डिंग्स इन मद्रास। तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ थे जो जिनकी मद्रास में कई इमारतें थी। ये मद्रास में कई इमारतों के मालिक थे। एंड फॉट मैनी बैटल्स, और इन्होंने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थीं। एंड मैरिड ए लेडी इन सेंट मेरीज चर्च सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट एट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। और इन्होंने मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज के सेंट मेरी चर्च में एक महिला से शादी की थी। What is the example of national integration that the author refer to? लेखक राष्ट्रीय एकता का क्या उदाहरण पेश कर रहा है? The makeup department was first headed by a Bengali, then a Maharashtrian. तो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप विभाग था वो पहले एक बंगाली के और फिर एक महाराष्ट्रियन के हाथ में था। पहले एक बंगाली प्रमुख था, फिर एक महाराष्ट्रियन इस विभाग का प्रमुख बना। हु वॉज असिस्टेड बाय धारवाड़ कनाडिया एंड आंध्रा, ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। और इन दोनों प्रमुख के जो सहायक थे वो कौन कौन थे? एक धारवाड़ कनाडिया था, एक आंध्रा का था, एक मद्रासी था, एक भारतीय ईसाई थे, एक आंग्ल बर्मीज थे और कुछ स्थानीय तमिल लोग मेकअप में सहायता करते थे। This is the example of national integration that the author has referred in the chapter. यही वो राष्ट्रीय एकता का उदाहरण है जो इस पाठ में मिलता है। It means that the people from different places of the country are working together. इसका आशय ये है कि देश के
विभिन्न भागों के लोग यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ हायरार्की? पदानुक्रम क्या है? हायरार्की इज़ ए प्रोसेस। हायरार्की यानी पदानुक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच जिसमें कि मेंबर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी कि किसी संगठन या समाज के सदस्यों को आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस एंड अथॉरिटीज़। उनको उनकी स्थिति और अधिकार के अनुसार रैंक दिया जाता है। What is the designation of office boy signify? ऑफिस बॉय का पद नाम क्या दर्शाता है? A office boy is a person of no age limit who works in various offices and departments. तो ऑफिस बॉय किसी कार्यालय या विभाग में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर आयु संबंधी कोई नियम लागू नहीं होता है। He simply does the ordinary or manual task as fetching the coffee or drinks, filing, introducing visitors to the office, etc. तो वो वहाँ पर बहुत ही सामान्य सा काम करता है, जैसे कि कॉफ़ी या पेय पदार्थ किसी को पहुँचाने का, फाइलों को व्यवस्थित करने का या आगंतुकों को ऑफिस से परिचित करवाने का, उनको विभाग कौन सा कहाँ है ये बताने का काम करते थे ये ऑफिस बॉय। What happened with सुबु's लिटरेरी अचीवमेंट? सुबु के साहित्यिक उपलब्धियों का क्या हुआ? दो सुबु वॉज ए ट्रेलर मेड फॉर फिल्म्स। हालांकि सुबु एक तरह से फिल्मों के लिए ही बना था, बट ही हैड ए टैलेंट ऑफ पोएट्री एंड नॉवेल राइटिंग। लेकिन फिर भी उसमें कविता करने और उपन्यास लिखने के गुण थे। लेटर एज हिज फिल्म कैरियर ग्रीव हाई। लेकिन जैसे जैसे उसका फिल्मी कैरियर आगे बढ़ता गया, his literary talents and achievements were overloaded and dwarfed by his own success. तो जैसे जैसे उसका फिल्मी कैरियर आगे की ओर बढ़ता गया, उसकी साहित्यिक उपलब्धियां उसकी सफलता के आगे बौनी पड़ती गईं और छोटी होती गईं। Which poets from England were known to the Gemini Studios staff? इंग्लैंड के किन किन कवियों को जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ वाले जानते थे? द ऑर्डिनरी स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हर्ड अबाउट वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। तो सामान्यतः स्टाफ के लोग वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में जानते थे। एंड मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेले एंड बायरन और अबाउट इलियट। और कुछ थोड़े जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो कीट्स के बारे में, शैले, बायरन या फिर इलियट्स के बारे में भी जानते थे। बट दे डिड नॉट नो अबाउट स्टीफन स्पेंडर हु वर इन्वाइटेड एट द जेमिनी स्टूडियो। लेकिन वे स्टीफन स्पेंडर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे जिन्हें जेमिनी स्टूडियो में निमंत्रित किया गया था। The God That Failed was the composition of 6 eminent men of letters. Describe. The God That Failed 6 प्रतिष्ठित लेखकों का एक कॉम्पोजिशन है। किस चीज़ का उल्लेख यहाँ किया गया है बताइए। The God That Failed contained 6 separate essays of 6 renounced essays. तो द गॉड दैट फेल्ड में 6 प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा लिखे गए 6 निबंधों का संकलन है। अब किस बारे में है? अबाउट देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। इस संकलन में, अपने इस संकलन के निबंध में उन्होंने, लेखकों ने साम्यवाद में उनकी यात्रा और उनके मोह भंग वापसी का वर्णन किया है। तो दोज डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स वर, तो वे जो डिस्टिंग्विश्ड राइटर थे वो कौन थे? नाम आगे दिए गए हैं।
6 प्रतिष्ठित जो लेखक हैं, आंद्रे गिड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टल, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. Why did the author appear to be doing nothing at the studio? लेखक स्टूडियो में कुछ भी नहीं करता था, ऐसा क्यों लोगों को प्रतीत होता था? The author's duty was to cut the newspaper clippings for the subject, arranged them in a file. तो लेखक की ड्यूटी थी कि अखबार से विभिन्न विषयों के क्लिपिंग को काट करके फाइल में लगाए. एंड समटाइम्स राइटिंग बाय हैंड्स, और कभी कभी तो ये उसे अपने हाथों से भी लिखना पड़ता था. एंड दिस वर्क अपीयर टू बी यूजलेस इन अदर्स व्यूज़, और इस तरह दूसरों के नज़र में ये सब काम बिल्कुल बेकार का लगता था कि ये केवल पेपर फाड़ा करता है ना, और लोगों को लगता था कि ये कुछ भी नहीं करता है. What work did the office boy do in the Gemini studio? Gemini studio में ऑफिस बॉय का क्या काम था? Why did he join the studio? उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया? And why was he disappointed? और बाद में वो निराश क्यों हुआ? एक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, है ना. During the crowd shooting in the Gemini studios, तो जब जेमिनी स्टूडियो में क्राउड शूटिंग होती थी, भीड़ की शूटिंग होती थी, द ऑफिस बॉय यूज टू पेंट देयर फेसेस स्लैपिंग विथ हैवी पेंट. तो भीड़ की मेकअप करने के लिए क्या होता था कि जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय उन अभिनेताओं का मेकअप करता था जो भीड़ का अभिनय करते थे. और भीड़ के शूटिंग के दौरान ऑफिस बॉय लोगों के चेहरे पर बहुत अधिक मात्रा में पेंट को पोता करते थे, थिंकिंग दैट ही वुड बिकम ए टॉप स्टार. तो उसने क्यों ज्वाइन किया था जेमिनी स्टूडियो? क्योंकि वो सोचता था कि वो एक दिन टॉप स्टार बन जाएगा, टॉप का अभिनेता बन जाएगा. स्क्रीन राइटर, या फिर हो सकता है कि वो स्क्रीन राइटर बन जाए, या फिर डायरेक्टर, या फिर हो सकता है कि वो निर्देशक बन जाए, और लिरिक राइटर या फिर गीतकार बन जाए. सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी, इनमें से वो कुछ भी बन सकता था. ही ज्वाइंड जेमिनी स्टूडियो. तो इन गुणों के कारण कि वो डायरेक्टर बन जाए या गीतकार बन जाए, स्क्रीन राइटर बन जाए या अभिनेता बन जाए, इस आशा को लेकर के उसने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था. ही कुडेंट सक्सीड, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया. एंड वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू हिज फेलियर, और अपनी इस सफलता के कारण वो काफ़ी निराश हो गया था. एंड थॉट दैट हिज टैलेंट वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो योग्यता है वो योग्यता सिर्फ क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है. Why was he a bit of a poet? वो एक छोटा मोटा सा कवि क्यों बना? His ambitions of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer had been thwarted, so the circumstances turned him into a poet. तो उसके स्टार अभिनेता या स्क्रीन राइटर, निर्देशक या गीतकार बनने की जो महत्वाकांक्षा थी, जब वो विफल हो गई तो परिस्थितियों ने उसे एक छोटा मोटा कवि बना दिया. वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? ऑफिस बॉय निराश क्यों था? हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? और उसने अपना गुस्सा किस पर निकाला? द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड because he assumed that his talent was being wasted. ऑफिस बॉय इसलिए निराश था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है वो नष्ट हो रही है. कहाँ नष्ट हो रही है? वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट दैट वाज सुटेबल ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट, है ना. एक ऐसी जगह नष्ट हो रही है, एक ऐसे मेकअप रूम में नष्ट हो रही है जहाँ पर जो केवल बार्बर्स यानी कि नाइयों के और परवर्ट यानी कि
नकारा लोगों का जगह था, वहाँ उस काम करके उसकी योग्यता क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ही शोड हिज एंगर ऑन कोठामंगलम सुब्बू फॉर हिज नेग्लिजेंस एंड डिसऑनर। तो अपनी इस उपेक्षा और असम्मान का गुस्सा उसने कोठामंगलम सुब्बू पर उतारा। हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल? सुब्बू का प्रमुख कौन था? Mr. S.S. Vasan, the owner of the Gemini Studios, was the principal of Subbu. Mr. S.S. Vasan, जो कि Gemini Studio के प्रमुख थे, वो ही सुब्बू के प्रमुख थे। सुब्बू is described as a many-sided genius. सुब्बू को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया गया है। List 4 of his special एबिलिटीज़, उसकी 4 प्रमुख योग्यताओं के बारे में बताइए। दो सुब्बू वॉज ए वर्सटाइल कैरेक्टर हैविंग मैनी क्वालिटीज़। हालांकि सुब्बू कई गुणों से युक्त बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। द मेन 4 आर एज फॉलोइंग, इसके 4 प्रमुख गुण इस तरह हैं। ढेरों गुण थे, उनमें से 4 को बताया जा रहा है। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी made him turn his entire creativity to his principal's advantage. उसकी निष्ठा की भावना ने उन्हें अपनी पूरी रचनात्मकता को अपने प्रमुख के लाभ में बदल दिया। फिल्म मेकिंग वॉज क्वाइट ईजी विथ सुब्बू। तो सुब्बू के साथ फिल्म बनाना काफ़ी आसान काम था। He had a charming personality. वह आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। He was always joyful and having very sound relationship with his relatives and acquaintances. और हम उसका अपने संबंधियों और उसके आसपास के लोगों के साथ, जान पहचान के लोगों के साथ उसके बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। He had a charitable and cowing nature. वह दानशील और स्नेही स्वभाव का था। And lastly, और अंत में चौथा पॉइंट है, he was literary inclined too. उसके अंदर साहित्य के प्रति भी झुकाव था। A poet and novelist, he was an amazing actor. वो एक कवि और उपन्यास होने के साथ साथ एक अद्भुत अभिनेता भी था। Did the people at Gemini Studios have any political affiliation? तो क्या जेमिनी स्टूडियो के लोगों का कोई विशेष राजनीतिक दल से जुड़ाव था? No, the people at Gemini Studios had not any political affiliations. नहीं, जेमिनी स्टूडियो के लोगों का कोई विशेष राजनीतिक झुकाव नहीं था। बट दे वर द फॉलोअर्स ऑफ गांधी एंड वोर खादी। लेकिन इतना ज़रूर था कि वो गांधी जी का अनुसरण करते थे और खादी पहनते थे। वाई वॉज द मॉरल रिआर्टमेंट आर्मी वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियोज़? जेमिनी स्टूडियोज़ में मॉरल रिआर्मेंट आर्मी का स्वागत क्यों किया गया? द मॉरल रिआर्मेंट आर्मी वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिज्म। मॉरल रिआर्मेंट आर्मी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए एक तरह का जवाबी आंदोलन था। द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। तो मद्रास के जो बिग बॉस थे वे इनके हाथों का एक खिलौना ही थे। सो द मॉरल रिआर्मेंट आर्मी वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियोज़। इसीलिए जेमिनी स्टूडियो में मॉरल रिआर्मेंट आर्मी का स्वागत किया गया। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द प्लेज स्टेड बाई MRA यानी मॉरल रिआर्मेंट आर्मी। तो मॉरल रिआर्मेंट आर्मी द्वारा अभिनीत नाटकों से जेमिनी स्टूडियो प्रभावित था। इसे दर्शाते हुए उदाहरण दीजिए। द जेमिनी स्टूडियोज इंक्लूडेड द सीन्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोनाथन वैली।
जेमिनी स्टूडियो के सभी तमिल नाटकों में सूर्योदय और सूर्यास्त का एक दृश्य होता था, जैसा कि जोनाथन वैली में होता था, विद वाइट बैकग्राउंड एंड ए ट्यून प्लेड ऑन फ्लूट विच वॉज द क्रिएशन ऑफ MRA। और साथ ही खाली मंच पर बैकग्राउंड में एक सफ़ेद पर्दा होता था और पीछे बांसुरी की धुन बजती रहती थी। ऐसा सभी मोरल रियारमेंट आर्मी के नाट्य मंचनों में होता था। Who was the English visitor to the studio? स्टूडियो का अंग्रेज यात्री कौन था? स्टीफन स्पेंडर was the English visitor to the studio. जेमिनी स्टूडियो का अंग्रेज यात्री स्टीफन स्पेंडर था। He was the editor of The Encounter, a British periodical, and a famous English poet, essayist, and novelist of 20th century. वह ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर का संपादक होने के साथ साथ 20वीं सदी का एक प्रसिद्ध कवि, निबंधकार और उपन्यासकार भी था। How did the author discover who the English visitor to the studio was? लेखक ने कैसे पता लगाया कि स्टूडियो में आने वाला अंग्रेज आगंतुक कौन था? The author discovered his identity by reading his name on the pages of British periodical The Encounter in the British Council Library. तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक ब्रिटिश पत्रिका थी द एनकाउंटर। इसके पन्नों पर उसका नाम पढ़ करके लेखक को उसकी पहचान का पता चला। He also knew about him from the paperback edition of the book The God That Failed. इसके अलावा द गॉड दैट फेल्ड के पेपरबैक संस्करण से भी उसके बारे में पता चला। Thus he discovered the editor's name, which was Stephen Spender, an Englishman who visited the Gemini studio. तो इस तरह लेखक ने जेमिनी स्टूडियो का दौरा करने वाले उस संपादक के नाम और पहचान को पता किया। Why was कोठामंगलम सुब्बू considered number 2 in Gemini Studios? तो कोठामंगलम सुब्बू को बॉस नंबर 2, जेमिनी स्टूडियो का बॉस नंबर 2 क्यों माना जाता था? कोठामंगलम सुब्बू ए ब्राह्मण वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। कोठामंगलम सुब्बू बहुमुखी प्रतिभा का धनी एक ब्राह्मण व्यक्ति था। ही यूज्ड टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़। वह जेमिनी स्टूडियो और उससे संबंधित हर व्यक्ति की समस्याओं को हल करने में सक्षम था। He was very close to the boss and always seemed with him. वो अपने बॉस से बहुत करीब था और लगभग उसी के साथ हमेशा रहता था। He commanded all the activities of all the persons related to the Gemini Studio. वो जेमिनी स्टूडियो से संबंधित सभी व्यक्तियों के क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण रखता था। सो वी कैन से दैट सुब्बू वॉज द नंबर 2 बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोठामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो का बॉस नंबर 2 था। What caused the lack of communication between Englishman and the people at Gemini Studio? तो जेमिनी स्टूडियो के लोग और अंग्रेज के बीच संवादहीनता के क्या कारण थे? People at Gemini Studios were totally unknown about the strange accent यानी लहजा of the Englishman and could not understand his wordings. तो अंग्रेज व्यक्ति के बोलने का लहजा जेमिनी स्टूडियो के व्यक्तियों के लिए बिल्कुल ही अनजाना था और इसके अलावा वो क्या कह रहा है ये भी उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। सो दिस वॉज द कॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। तो यही ये कारण था कि
उन लोगों के बीच में संवादहीनता की स्थिति आ गई, ये कह रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे। What made the lawyer stand out from the other at Gemini Studios? Gemini Studio में लॉयर दूसरों से अलग कैसे दिखता था? The lawyer wore pants, a tie and sometimes a coat. जो लॉयर थे, जो कानूनी सलाहकार था, वो कोट, टाई और पैंट पहन के आते थे और कभी कभी कोट भी पहनते थे। While all wore खादी धोती एंड वाइट खादी शर्ट, जबकि दूसरे सभी लोग खादी की धोती पहनते थे और सफ़ेद खादी की ही बनी हुई शर्ट पहनते थे। He looked sad and alone. वो दुखी और अकेला सा दिखता था। He was a man of cold logic in a crowd of dreamers. वह स्वप्न देखने वालों की भीड़ में एक बिल्कुल ठंडे तर्क वाले दिमाग का व्यक्ति था। It made him stand out from the others at Gemini Studio. यही सब चीज़ें उसे जेमिनी स्टूडियो के अन्य लोगों से अलग करती थीं। In which book did Ashok Mitran share his experience at Gemini Studios? अपनी किस पुस्तक में अशोक मित्रन ने जेमिनी स्टूडियो में अपने अनुभवों को शेयर किया? Ashok Mitran shared his experience at Gemini Studios in his book My Years with Boss. My Years with Boss नाम की पुस्तक में अशोक मित्रन ने जेमिनी स्टूडियो में हुए अपने अनुभवों को शेयर किया। Which talks of the influence of movies on every aspects of life in India. ये जो अनुभव थे वो भारत में व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर फिल्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में बताता था। जेमिनी स्टूडियोज हैज़ ऑलवेज बीन ए वेल नोन स्टूडियोज इन इट्स एरा। तो जेमिनी स्टूडियो हमेशा से अपने युग का प्रसिद्ध स्टूडियो रहा है। इट्स फाउंडर वॉज एस.एस. वॉसन। इसके संस्थापक एस.एस. वॉसन थे। वेयर इज़ जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड? तो जेमिनी स्टूडियो जो है वो कहाँ स्थित है? जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई हैज़ ऑलवेज बीन ए वेल नोन स्टूडियो इन इट्स एरा। जेमिनी स्टूडियो जो कि चेन्नई में स्थित है वो अपने समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टूडियो रहा है। इट्स फाउंडर वॉज एस.एस. वॉसन। इसके संस्थापक एस.एस. वॉसन थे। व्हेन वॉज जेमिनी स्टूडियो फाउंडेड? जेमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई? द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो की स्थापना 1940 में चेन्नई में हुई। It was one of the most influential film producing organization in India in the early days of Indian film making. तो ये जो जेमिनी स्टूडियो था ये भारतीय फिल्म निर्माण के शुरू के दिनों में सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माण संगठनों में से एक था। What was the brand name of makeup material? मेकअप सामग्री का ब्रांड नेम क्या था? द पैनकेक्स वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज ऑर्डर्ड इन ट्रक लोड्स। मेकअप सामग्री का नाम जो ब्रांड नेम था वो था द पैनकेक। जेमिनी स्टूडियो इस द पैनकेक की मेकअप सामग्री को ट्रकों में भर भर के मंगवाता था। For what purpose was the building of Gemini Studio used before? Gemini Studio का भवन पहले किस उपयोग में था? The makeup studio was located upstairs in the building that belonged to Robert Clive's stable. ठीक है, स्टेबल, यहाँ जो वर्ड दिया है स्टेबल यानी होता है अस्तबल। अस्तबल यानी जहाँ घोड़े वगैरह रखे जाते हैं। तो
मेकअप रूम जो जेमिनी स्टूडियो के जिस इमारत के ऊपरी माले में स्थित था, वो इमारत किसी समय रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। हु वॉज रॉबर्ट क्लाइव? तो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव वॉज द कमांडर हु इस्टेब्लिश्ड द मिलिट्री सुपरमेसी यानी सैन्य वर्चस्व ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन सदर्न इंडिया एंड बंगाल। तो मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, जिसने दक्षिण भारत और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य वर्चस्व स्थापित किया था, उसका एक कमांडर था। Why is the Englishman visit referred to as unexplained mystery? अंग्रेज व्यक्ति की यात्रा को अनसुलझा रहस्य क्यों कहा गया? The Englishman's visit to the Gemini studio referred to as unexplained mystery because अंग्रेज व्यक्ति की यात्रा को एक अनसुलझा रहस्य इसलिए कहा गया क्योंकि नो वन कुड डेसिफर हिज आइडेंटिटी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस अंग्रेज व्यक्ति के बारे में नहीं जानता था कि वो कौन है। वेदर ही वॉज ए पोएट और एन एडिटर, वो एक कवि है या कोई संपादक है, ऐसा किसी को भी पता नहीं था। बिसाइड्स व्हेन ही स्पोक नो वन एट द स्टूडियो अंडरस्टूड व्हाट ही इंटेंडेड टू से एज हिज एसेंट वॉज बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंसन। और इसके अलावा जब वो बोलने को उठा, जब उसने बोलना शुरू किया, तो भी कोई कुछ नहीं समझ पाया था, क्योंकि उसके बोलने का लहजा, उसके उच्चारण का ढंग किसी को भी समझ में नहीं आता था। तो वो कौन है और किस पर्पज़ से वहाँ आया है, ऐसा कोई नहीं समझ पा रहा था। इसी कारण से अंग्रेज व्यक्ति की इस यात्रा को एक अनसुलझा रहस्य कहा गया। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक। तो आपके 6 मंथली एग्ज़ाम आने वाले हैं, खूब मेहनत करिए, अच्छे नंबर ले आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।